जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। अगर आप भी इस बार यूपी टेट की परीक्षा में बैठने वाले हैं तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह क्लास स्पेशली पेपर 2 जो लोग देने वाले हैं उनके लिए होने वाली, क्योंकि 2018 में जितने भी प्रश्न सामाजिक विज्ञान के पूछे गए थे वह आज हम इस क्लास में देखेंगे। इससे पहले हमने 2020 में पूछे गए एसएसटी के प्रश्नों को पढ़ लिया है। आप अगर उस क्लास को नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर क्लास पड़ी हुई है, उसे देखिए। चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप भी चाहते हैं हमारे साथ यूपी टेट की तैयारी फ्री में करना तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए चैनल से एक बार बस, और आपको तैयारी डेली कराई जा रही है। पहला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। सिर्फ आज की क्लास में हम प्रश्न और उत्तर रैपिड फायर तरीके से 15 से 20 मिनट में देखने वाले हैं, तो बने रहिएगा, जरूर पूरी क्लास देखिएगा। चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है। शायद ये नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे कि पाकल दुल, तो बताइए कहाँ पर है। उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है, झारखंड में है या उत्तर प्रदेश में है। तो चलिए बताइए पाकल दुल पनबिजली परियोजना कहाँ पर स्थित है। 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था और जो लोग भी उत्तर प्रदेश मार रहे हैं उनका गलत हो जाएगा। यह मत समझिए कि उत्तर प्रदेश का पेपर है तो उत्तर प्रदेश ही उत्तर होगा, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर जो उत्तर हमारा होने वाला है वो है हमारा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में पाकल दुल पनबिजली परियोजना पाई जाती है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है। ए ऑप्शन कर रहा है गेहूं, बी ऑप्शन कर रहा है चाय, सी ऑप्शन कर रहा है कॉफी और डी ऑप्शन कर रहा है रबर। चलिए बताइए कौन सा फसल है रोपड़ वाली फसल नहीं है। अगर बात करें रोपड़ वाली फसल कौन सी नहीं है तो बताइए। रोपड़ मतलब जो लगाया जाता है। देखिए धान का, देखिए चाय रबड़ कॉफ़ी ये सब लगाए जाते हैं, जैसे धान लगाया तो वैसे ये सब लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गेहूं जो है यह लगाया नहीं जाता, यह बोया जाता है, वैसे छीटा जाता है, इसलिए यहाँ पर यह रोपड़ नहीं किया जाता। और इस प्रश्न का उत्तर हमारा जो निकलेगा वह निकलेगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देख रहे हैं ये सब जीके के प्रश्न है, वैसे तो पढ़ाई एसएसटी रहे लेकिन प्रश्न पूछते हैं लोग जीके का, विज्ञान का, इधर उधर से प्रश्न बहुत सारा घुमा कर ये लोग पूछते हैं। इसलिए हम आपको सामाजिक विज्ञान का पेपर दिखा रहे हैं कि आप समझ जाइए कि प्रश्न कहीं से भी ये लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कह रहा है नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन कह रहा है न्यूयॉर्क में, बी ऑप्शन कह रहा है लंदन में, सी ऑप्शन कह रहा है ब्रुसेल्स में, यहाँ पर ब्रुसेल्स हो जाएगा, और डी ऑप्शन होगा भारत में। चलिए कमेंट करिए कि नाटो का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो बात करें नाटो का मुख्यालय, फिर आप लोगों ने उत्तर दे दिया भारत। उत्तर भारत नहीं होगा भाई, यहाँ पर ब्रुसेल्स हो जाएगा, क्योंकि नाटो का जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स में है। यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। यहाँ पर ये संविधान का प्रश्न है। तो इस प्रकार से हम आपको डेली क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे बात करें प्राइमरी की, चाहे बात करें मिडिल की। देखिए जो भी क्लासेज होती हैं सिर्फ एसएसटी अंतर है, प्राइमरी और मिडिल में एसएसटी और साइंस अंतर होता है, बाकी सेम जैसे सीडीपी, हिंदी और जो संस्कृत होते हैं जिनके लैंग्वेज उनका भी सेम होगा। ठीक है, कुछ अंतर नहीं होता, यकीन मानिए दोनों का सिलेबस सेम है, सिर्फ परीक्षा प्रश्न में जो आते हैं वो थोड़ा सा टफ और लो होते हैं। ठीक है, तो साथ में तैयारी करिए। हमारी जो हिंदी की क्लासेज हो रहे हैं, बेहतरीन क्लासेज हो रहे हैं, उनको भी देखा करिए आप लोग। चलिए अब बात करेंगे अपने प्रश्न की। तो कह रहा है कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो आपका उत्तर डी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 8वीं अनुसूची में हमारे संविधान की भाषा 28 नहीं होंगी ना 18 होंगी, जो होगा वह होगा 22। इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा वह निकलेगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है। बताइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग कौन सा नहीं है। ए ऑप्शन कर रहा है समाजवाद, बी ऑप्शन कर रहा है प्रजातांत्रिक, सी ऑप्शन कर रहा है धर्मनिरपेक्षता और डी ऑप्शन संघात्मकता। चलिए
कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, कौन सा नहीं है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए, तो बात करें संविधान की प्रस्तावना का कौन कौन सा भाग है, उसकी पहले बात कर लीजिए। तो वह है समाजवाद, प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्षता। ये है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के भाग, इसलिए हमें यह काटना पड़ेगा। लेकिन जो संघात्मकता है ये हमारा गलत हो जाएगा, संघात्मकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो गलत है वही हमारा ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर गलत ऑप्शन को चुनना था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो निकलेगा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि सर सिर्फ प्रश्न और उत्तर बताइए जल्दी जल्दी, ताकि कम समय में कंप्लीट हो जाए। चलिए, हम आपको जब भी एसएसटी प्रोवाइड करेंगे तब हम आपको सिर्फ प्रश्न और उत्तर बता देंगे। ठीक है, लेकिन और जो सब्जेक्ट है जैसे सीडीपी, कुछ पॉइंट तो उसमें बताना पड़ेगा अतिरिक्त ना, क्योंकि वहाँ से जो प्रश्न बन सकते हैं वह तो बताना पड़ेगा। और हिंदी, अगर हिंदी को हो सकता है तो व्याख्या भी किया जाएगा। ठीक है, तो सभी क्लासेज जैसे भी हो सकती है हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन हाँ, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे पेपर 26 में हो या 25 में हो। 25 में तो कैंसिल है पेपर, मान के चलिए। ठीक है, लेकिन 26 में हमारा पेपर होने वाला है। वैसे भी जनवरी में होने वाला था पेपर, आपको भी पता है, लेकिन आयोग अभी शांत है। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है। ए ऑप्शन कह रहा है श्रव्य दृश्य साधन, बी ऑप्शन कह रहा है कार्य निर्धारण, सी ऑप्शन कह रहा है व्याख्यान और डी ऑप्शन कह रहा है वाद विवाद। चलिए, कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा होने वाला है। चलिए कमेंट करिए। ये थोड़ा शिक्षण का प्रश्न आ गया। तो बात करें सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन जो होगा वह होगा श्रव्य दृश्य साधन। ठीक है, यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, हम उत्तर वही बता रहे हैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों में जो आयोग ने बताया है। ठीक, ए ऑप्शन को सही करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है। ये प्रश्न तो आप सब उत्तर कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग होंगे जो सीटेट में बैठे होंगे, सीटेट की परीक्षा में और दिए होंगे, और जो लोग नए हैं वो लोग हो सकता है ना जानते हो। लेकिन आप ये समझिए, आपने हाई स्कूल में सामाजिक विज्ञान पढ़ा होगा ना, तो वहाँ पर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जितने भी विषय आपने पढ़े थे वही आते हैं विषय। बाकी इसमें से एक विषय ऐसा है जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं आता, वही आप बताइए। ए ऑप्शन करा है दर्शन शास्त्र, बी ऑप्शन करा है इतिहास, सी ऑप्शन करा है भूगोल और डी ऑप्शन करा है इनमें से कोई नहीं। चलिए, जो भी लोग देख रहे हैं इस क्लास को वह एक बार कमेंट करें, जल्दी से बताएं कि कौन सा विषय होगा जो सामाजिक विषय के अंतर्गत नहीं आता। चलिए 5 सेकंड का टाइम दीजिए, सब टाइप करिए तुरंत कौन सा उत्तर होने वाला है। टाइप करिए जल्दी से, चलिए जल्दी जल्दी टाइप कर दिए, बिल्कुल सही। तो आप भी जानते हैं इतिहास भूगोल सामाजिक विषय के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सब्जेक्ट दे दिया गया है वो है दर्शन शास्त्र। ये हमारा सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ए ऑप्शन, बिल्कुल ए ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी अगर हम 60 प्रश्न कराएंगे, इसलिए हम जो एसएसटी की क्लासेज करा रहे हैं 30 प्रश्न एक क्लास में करा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 2020 का पेपर हल कराया 30 प्रश्न एक क्लास में, बाकी 30 प्रश्न दूसरी क्लास में हमने हल कराया। मतलब एक ईयर का पेपर आपको एसएसटी 2 क्लास में हम प्रोवाइड करें, और कम से कम 20 मिनट में एक दिन की क्लासेस हो जा रहे हैं एसएसटी की। वैसे तो हिंदी की और एवीएस की और सीडीपी की क्लासेस तो आधा घंटा 35 मिनट 40 मिनट में हो रही है। क्यों, वहाँ पर और अतिरिक्त बताना पड़ रहा है कुछ। ठीक है, चलिए फिलहाल 30 प्रश्न आज भी हैं तो पूरा देखिएगा, और 30 प्रश्न अगली क्लास में कराएंगे एसएसटी का। ठीक है, चलिए बात करेंगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे कौन थे। जवाहरलाल नेहरू होंगे या राजेंद्र प्रसाद होंगे, महात्मा गांधी होंगे या भीमराव अंबेडकर होंगे। बताइए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो आप भी जानते होंगे, सच्चिदानंद सिन्हा जो संविधान सभा के क्या बने थे, तो अध्यक्ष बने थे, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष थे, सिर्फ 2-3 दिन के लिए थे। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, और यह प्रश्न का उत्तर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए
क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि इस बार आपको हम यूपी टेट की फ्री प्रैक्टिस बैच प्रोवाइड करेंगे। जिस दिन तक आपका पेपर ना हो जाए तब तक आप हमारे साथ फ्री प्रैक्टिस बैच पढ़ सकते हैं। यकीन करिए जो प्रैक्टिस बैच हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वैसी प्रैक्टिस बैच अगर आप कहीं पर भी पढ़ने जाएंगे तो कम से कम 599 तो रुपए देने ही वाले हैं। ना 599 तो 499 तो देंगे, उसके बाद प्रैक्टिस बैच मिलेगा और सिर्फ मिलेगा कितने दिन, 15 से 20 दिन के लिए। लेकिन यहाँ पर हम आपको जब तक परीक्षा नहीं होगी तब तक प्रैक्टिस बैच फ्री में प्रोवाइड करेंगे यूट्यूब चैनल लक्ष्य तक पर। ठीक है, तो तैयार हो जाइए। अगर आपको डेमो देखना तो जो हमारी हिंदी की क्लासेज हो रही हैं इस समय वह देखिए डेमो। ठीक है, साथ में प्रीवियस ईयर भी करा रहे हैं और हिंदी भी करा रहे हैं, उसको डेमो देखिए हिंदी को और आप तैयारी करने जुट जाइए अभी से। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं। तो आप जानते हो तो बताइए, उपराष्ट्रपति करेगा, राज्यपाल या प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाएंगे। तो आप भी जानते रहिए जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे या कहीं गए होंगे तो उसके कार्यभार को जो संभालते हैं वो होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति संभालेंगे, प्रधानमंत्री नहीं संभालते। अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तब कौन कार्य संभालेगा, चलिए बताइए। चलिए जल्दी करिए। अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ना हो तब उनके कार्यभार कौन संभालता है, तब उनका कार्यभार जो संभालते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं राष्ट्रपति का कार्य। इतना जानते रहिए क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं। ए ऑप्शन को सही करिए और आगे बढ़िए अगले प्रश्न पे। चलिए अगले प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा उर्वरक किसान खाद्य के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा उर्वरक है जो किसान खाद्य के नाम से जाना जाएगा। ए ऑप्शन कह रहा है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, बी ऑप्शन कह रहा है अमोनियम सल्फेट, सी ऑप्शन कैल्शियम नाइट्रेट और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए तो देख रहे हैं ये प्रश्न क्या एसएसटी का है, लेकिन हमारा यूपी टेट और हमारा आयोग ऐसा ही प्रश्न पूछता था। पहले तो पीएनपी कराता था यूपी टेट के पेपर में, लेकिन अब हमारा शिक्षा सेवा चयन आयोग आया और 1 साल 2 साल 3 साल कुछ नहीं कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन तैयारी करते रहिए। परीक्षा तो वैसे तो आयोग का इस्तीफा देने से पहले ही हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा यह कह दिया गया था कि जनवरी में पेपर करा लिया जाए। ठीक है, फिलहाल थोड़ी सी सुस्ती आई है, देखते हैं आगे कब तक परीक्षा करा लेते हैं लोग। तैयारी करते रहिए आप लोग। ठीक, और ये प्रश्न कहीं से भी सामाजिक विज्ञान का नहीं, ये प्रश्न है हमारा साइंस का। ठीक है, साइंस का प्रश्न है, आप भी जानते होंगे और देख रहे होंगे, लेकिन पूछे किसमें, सामाजिक विज्ञान में। यही हाल है हमारे यूपी टेट का, इसलिए मैं बोलता हूँ अगर अभी से आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आप कभी भी पास नहीं हो सकते। मुझे जो बोलना है मैं साफ बोल दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको बुरा लगे उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए अब बात करेंगे अपने प्रश्न की। आप तैयारी करते रहिए, परीक्षा चाहे जब वो 20 मिनट का टाइम दीजिए हमें, बस रोजाना 20 मिनट का टाइम दीजिए हमें, सुबह 10 बजे। ठीक, चलिए प्रश्न क्या कह रहा था, उर्वरक किसान का मित्र के नाम से जाना जाएगा। मान लीजिए तो किसान खाद्य के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, तो वो है हमारा कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक किसान खाद्य के नाम से जाना जाता है, इसलिए हमारा उत्तर इस प्रश्न का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि केला का कायिक प्रवर्धन होता है। बताइए केला का कायिक प्रवर्धन होता है तो कब होगा, कैसे होगा, कहाँ पर होगा। ए ऑप्शन का है तने द्वारा होगा, बी ऑप्शन का है पत्ती द्वारा होगा, सी ऑप्शन का है बीज द्वारा होगा और डी ऑप्शन का है शकर द्वारा होगा। चलिए बताइए केला का कायिक प्रवर्धन होता है तो कैसे होगा, किसके द्वारा होगा। तो बात करें इसके उत्तर की तो वह होता है शकर द्वारा। ठीक है, शकर द्वारा, यह हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। चलिए अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होता है। बताइए वह कौन सा उर्वरक है जो तीव्र आर्द्रता ग्राही होगा। ए ऑप्शन करा है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, बी ऑप्शन करा है सोडियम नाइट्रेट, सी ऑप्शन करा है अमोनियम सल्फेट और डी ऑप्शन करा है यूरिया। चलिए जल्दी से कमेंट करिए और उत्तर बता दीजिए कौन सा उत्तर होगा हमारा सही। चलिए
कमेंट करते रहिए, आप लोग कमेंट करते रहिए जल्दी से। तो चलिए देखते हैं कितने लोग उत्तर दे रहे हैं जल्दी जल्दी। तो बता देते रहिए उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही होगा? तो आप सभी जानते हैं यूरिया होता है। हमारा इस प्रश्न का उत्तर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपरोक्त अवस्था कौन सी है? तो बताइए कि खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपरोक्त अवस्था कौन सी होगी? ए ऑप्शन का है फूल आने से पूर्व की अवस्था, बी ऑप्शन का है फूल आने के पश्चात की अवस्था, सी ऑप्शन का है प्रारंभिक अवस्था और डी ऑप्शन का है परिपक्व अवस्था। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपरोक्त अवस्था कौन सी होगी? जल्दी से कमेंट करिएगा जल्दी से। चलिए जल्दी कमेंट करिए। तो यहाँ पर बिल्कुल सही हमारा उत्तर क्या होगा? फूल आने से पूर्व की अवस्था हो जाएगा। यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब एसएसटी में पूछे गए थे 2018 में प्रश्न। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं ला रहा हूँ, आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो कह रहा है कि जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य है। पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या होगा? ए ऑप्शन कर रहा है फलों के रस को साफ करना, बी ऑप्शन कर रहा है फलों के रस का थक्का बनाना, सी ऑप्शन कर रहा है फलों के रस को मीठा बनाना और डी ऑप्शन कर रहा है फलों के रस को रंगीन बनाना। चलिए जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? चलिए जल्दी कमेंट करिए। जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य क्या होगा? बिल्कुल सही, फलों के रस का थक्का बनाना, यही हमारा पेक्टिन का कार्य होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्लास कैसी लग रही है आप एक बार कमेंट कर दीजिए। तो क्लास कैसी लग रही है, और जो लोग क्लास को 1-2 मिनट देखकर भाग रहे हैं उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग पूरी क्लास देखिए। ठीक है, 1 मिनट देखने से 2 मिनट देखने से कुछ होने वाला नहीं। मैं बार बार बता रहा हूँ, यूपी टेट के पेपर को हल्के में मत लीजिएगा। एक बार अगर अगर जो लोग दिए होंगे वो लोग तो जान रहे होंगे कि हाँ पेपर टफ है, वो लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। जो लोग नए हैं स्पेशली हम उनसे कहना चाह रहे हैं, अभी आप बीएड बीटीसी भले अच्छे से पास हो गए, लेकिन टेट में बैठेंगे ना तो हवा निकल जाएगी अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे साथ भी जब पढ़ते थे तो कई लोग ऐसे हवा में बात करते थे, लेकिन आज वो लोग अभी तक टेट नहीं निकाल पाए हैं। ठीक, तो मैंने एक ही साल में, मतलब एक ही साल में यूपी टेट, सी टेट और जो रीट होता है राजस्थान का टेट, वह सब निकाल कर बैठ गया था। ठीक है, एक ही साल में, और 100+ नंबर से पास हुआ था। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर को रटिए और जो क्लासेस करा रहे हैं उनको पढ़िए अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो कह रहा है कि टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? ए ऑप्शन कर रहा है साइनाइड के कारण, बी ऑप्शन कर रहा है पोटेशियम के कारण, सी ऑप्शन कर रहा है मीथेन के कारण और डी ऑप्शन कर रहा है लाइकोपीन के कारण। चलिए कमेंट करिए कौन सा उत्तर हमारा सही होने वाला है। टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होगा? ये आप तो जानते होंगे, लाइकोपीन के कारण होता है। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। टमाटर का जो रंग होता है वह क्या होगा बताइए? हाँ बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन लाइकोपीन के कारण होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है नींबू का फल प्रचुर स्रोत है। नींबू के फल में मुख्य रूप से कौन सा स्रोत पाया जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कर रहा है मैलिक अम्ल, बी ऑप्शन कर रहा है सिट्रिक अम्ल, सी ऑप्शन कर रहा है टार्टरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। बताइए कौन सा उत्तर होगा। चलिए तो यहाँ पर ए ऑप्शन में मैलिक अम्ल दिया गया है। तो मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर ये प्रश्न भी जानते रहिए, सेब में। ठीक है, सेब में। चलिए और इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह होगा सिट्रिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये आप जानते रहिएगा। ठीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न तो सब लोग जानते होंगे, और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर करिए और उन्हें भी बताइए कि समय है, अभी फ्री क्लासेज प्रोवाइड की जा रहे हैं तो पढ़ते चलें। ठीक है, चलिए प्रश्न देखेंगे। केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? ए ऑप्शन कर है पुणे में, बी ऑप्शन कर है बेंगलुरु में, सी ऑप्शन नागपुर में, डी ऑप्शन लखनऊ में। चलिए कमेंट करिए और उत्तर बताइए। एक मार्ग प्रयोगशाला मतलब एक मार्ग जानते हैं, शुद्धता की पहचान करने वाला। ठीक, तो यहाँ पर उत्तर जो होगा यह हमारा होगा नागपुर में। नागपुर में क्या प्रसिद्ध है आप बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न तब तक देखते हैं। चलिए
यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राग यमन किस थाट से उत्पन्न है? यह बताइए क्या है? राग यमन किस थाट से उत्पन्न है? ए ऑप्शन करें कल्याण से, बी ऑप्शन करें भैरवी से, सी ऑप्शन करें खमाज से और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देख रहे हैं कितना टफ क्वेश्चन पूछता है यूपी टेट। ये प्रश्न का उत्तर आप दीजिए तो हम जान जाएं। चलिए इस प्रश्न में हम आपको 10 सेकंड का टाइम देंगे और सोच कर उत्तर जरूर कमेंट करिए। चलिए हमारे उत्तर बताने से पहले आप लोग कमेंट करिए एक बार तो, राग यमन किस थाट से उत्पन्न है? जो भी लोग अभी तक क्लास को देख रहे हैं तो वो लोग कमेंट करें। चलिए कल्याण होगा उत्तर, भैरवी होगा, खमाज होगा या इनमें से कोई नहीं होगा? आप लोग बताइए। चलिए चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। अब हम उत्तर बता रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर जो उत्तर होगा हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही, कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो राग यमन अगर पूछा जाए आपसे किस थाट से उत्पन्न है तो वह हो जाएगा कल्याण से। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही प्रश्न नहीं है, अभी और प्रश्न है। आज की क्लास में हमने आपसे बताया था कि आपको कितने प्रश्न, 30 प्रश्न प्रोवाइड किए जाएंगे और जो अगली क्लास हमारी होगी एसएसटी के वह होगा 30 प्रश्न उसमें 2018 का। ठीक है, क्योंकि 2 पार्टों में बांटेंगे तो क्लास छोटी होगी और आप लोग पूरा देखेंगे। चलिए प्रश्न देखेंगे तो कह रहा है कि झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? तो आप सब जानते होंगे गाने को, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये सब गाने हैं आप जानते होंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है इसकी रचना किसने किया था? ये ऑप्शन कह रहा है श्यामलाल गुप्ता, जिसे आप पार्षद भी कहते हैं, हरिवंश राय बच्चन, ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, ये भी जानते रहिए, रविंद्रनाथ टैगोर है, महात्मा गांधी। चलिए उत्तर बताइए कि कौन सा झंडा गान के रचयिता हैं, लेखक हैं? चलिए कमेंट करिए। ठीक ठीक एकदम सही। तो हमारे उत्तर में क्या बता रहे हैं आप लोग? बिल्कुल सही बता रहे हैं, श्यामलाल गुप्ता अर्थात पार्षद। ठीक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानते रहेगा। एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार पाने वाले कौन थे? तो ये थे 1913 में इनको मिला था नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को। किस पुस्तक के लिए मिला था? तो गीतांजलि के लिए मिला था। आप इनको भी जानते रहिएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आज की क्लास में बस इतने ही प्रश्न थे। अगर आप भी चाहते हैं कि यूपी टेट की फ्री क्लासेज फ्री में आपको प्रोवाइड करती जाए और डेली जुड़ते जाइए आप बस। ठीक है, चलिए क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिएगा, जिससे आप फ्री प्रैक्टिस बैच की एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पर क्लासेज चल रही हैं सुबह 10 बजे, डेली जरूर टाइम दीजिए। चलिए तो आज की क्लास में बस इतना ही था। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। यकीन करिए इस बार पेपर 1 हो या 2 हो, दोनों में 100+ नंबर लाना है हमें। ठीक है, चलिए धन्यवाद।